जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव कुमार। आज हम लोग इंटरमीडिएट का अर्थात 12 क्लास का मैथ एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्लास 12 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्त, संबंध और फलन। तो शुरुआत हम करते हैं। उससे पहले कि हम रिलेशन और फंक्शन को समझें, आगे बढ़ें, आइए कुछ हम सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। अंग्रेजी में सेट बोलते हैं और हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो जब तक आपको समुच्चय के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप रिलेशन और फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। और ये कैलकुलेटिव नहीं है, ये थोड़ा दिमाग से आकलन करने वाला ये टॉपिक है। बड़ा आसान भी है, बड़ा कठिन भी है। यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उस पर आप एक्सरसाइज बनाते हैं, तो ये आपको आसानी समझ में आने लगेगी। वास्तव में मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते। कारण वही है कि या तो वह डर जाते हैं या समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो मैं रिलेशन और फंक्शन शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है? समुच्चय का परिभाषा है जो आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। समुच्चय का मतलब होता है वह समूह। समुच्चय का अर्थ जो है समूह ही है। समूह का मतलब जहां इकट्ठा है, जहां एक से अधिक वस्तुएं हैं, उस समूह बोलते हैं। उस समूह में केवल इतना ही जोड़ देना है कि ऐसा समूह जो परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब ये होता है कि समूह ऐसा हो जिसमें किसी एक ही वर्ग के संख्या वस्तु का संग्रह हो। वैसे समूह को हम समुच्चय बोलते हैं। याद नहीं करना आपको, समुच्चय का मतलब होता है समूह। बस इतना अंतर है कि जो समुच्चय होता है वह समूह ही होता है, केवल परिभाषित समूह उसमें जोड़ देना है। अर्थात परिभाषित समूह को हम समुच्चय बोलते हैं। परिभाषित मतलब ये हुआ ऐसा समूह जो किसी निश्चित वर्ग का हो, किसी निश्चित विशेष जाति का हो, किसी निश्चित वर्ग का हो, ऐसे समूह को हम समुच्चय बोलते हैं। दोस्त, जैसे हमने बोल दूं गायों का समुच्चय, तो वह समूह एक ऐसा है जिसमें केवल गाय है, वह समुच्चय होगा। वह समुच्चय होगा। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ऐसे हम समुच्चय को इंडिकेट करते हैं। और समुच्चय जिसका है वहां पर लिखते हैं। ये तो हो गई सामान्य बात कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय समूह होता है, परिभाषित समूह होता है, लिखते हैं हम उसको कैपिटल अक्षर से है। लेकिन जब इसको हम अंकगणित के भाषा में लिखेंगे, जब अंकगणित के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं दोस्त? तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि और एक होता है सारणी विधि। समुच्चय निर्माण विधि और ये सारणी विधि। आइए हम देखते हैं सारणी विधि में हम कैसे समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद हम निर्माण विधि पढ़ेंगे। सारणी विधि में क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि गायों का समुच्चय, ऐसे ही
पशुओं का समुच्चय, तो पशुओं के समुच्चय में वे सभी जानवर आ जाएंगे जो पशु होते हैं। निश्चित वर्ग क्या है? तो पशु है, और पशु जाति में निश्चित वर्ग में जो आएगा सभी आ जाएगा। यदि मैं और बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय, तो जो अंग्रेजी के वर्णमाला है जो 26 होते हैं वे सभी उस समुच्चय में आ जाएंगे। तो उसे यदि लिखना होगा, मान लीजिए यदि हम अंग्रेजी के वर्णमाला का ही समुच्चय लिखना चाहते हैं गणितीय रूप में, तो लिखेंगे कैसे हम? तो उसका नाम पहले हमने ए रखा, फिर मझले कोष्ठ का हम प्रयोग करते हैं समुच्चय को लिखने के लिए, और सारणी विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में, दोनों में ही हम मझले कोष्ठ का हम प्रयोग करते हैं। सारणी विधि में क्या होता है कि जो एलिमेंट, मतलब जो उस समूह में शामिल है उस प्रत्येक को हमें दर्शाना पड़ता है कामा के साथ। जैसे में अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय तो क्या होगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कहां हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये समुच्चय निर्माण विधि है, आप सब पढ़ चुके होंगे। जो ये हमने लिखा है एक एक समूह के मेंबरों को, उन्हें हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट, उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं। हमें जो यहाँ पढ़ना है, अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ देख रहे हैं, तब हम पहुंचेंगे संबंध और फलन पर। तो ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और कामा के साथ लिखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी जितने हैं वो सभी एलिमेंट है। इसके उदाहरण मान लीजिए और भी हो सकते हैं, जैसे में मैं कहूं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए बी कैसे लिखेंगे सारणी विधि में? तो इसको लिखेंगे हम लोग, प्राकृतिक का पहला अक्षर होता है, अंक होता है एक, 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक? अनंत तक ये होता है। तो जहां पे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही पूर्णांक मिलेंगे, वो सभी भी क्या कहलाएंगे? तो एलिमेंट कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। तो आपको इस बात का आइडिया हो गया कि समुच्चय क्या होता है और लिखते कैसे हैं सारणी विधि में। सारणी विधि में लिखते कैसे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हमें अन्य उदाहरण भी मिल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं ऐसा समुच्चय जो प्राकृत हो और 5 से कम हो, तो क्या होगा? समुच्चय का नाम यदि सी लिखता हूं तो क्या होगा? वह समुच्चय जिसके एलिमेंट प्राकृत संख्या हो और 5 से कम हो, तो क्या होगा? सबसे पहला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब 5 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 5 जो है कम करना है, तो 5 से कम केवल 4 ही मिलेंगे, प्राकृत संख्या होंगी। तो ये आपका समुच्चय हुआ, और जो इसमें एलिमेंट दिखाई देंगे आपको वो अवयव कहलाएंगे हिंदी में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ये देखते हैं दोस्त, जो समुच्चय होता है, जो कोष्ठ के अंदर एलिमेंट होते हैं, उनके ज्ञात अवयव के आधार पर, ज्ञात अवयव के आधार पर दो तरह से बांट सकते हैं। एक जो होता है सीमित समुच्चय होता है, सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय। सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय होता है, या लिमिट सेट बोलते हैं उसको दोस्त, लिमिट सेट बोलते हैं। तो लिमिट सेट बोल लीजिए इसको। लिमिट सेट
या परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय। इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि जो हमारा समुच्चय होता है उसके जो एलिमेंट हैं अगर वह निश्चित है, जैसे में अगर हम अंग्रेजी के वर्णमाला की बात करूं तो इसमें कुल 26 है, हमें पता है, हम इसके एलिमेंटों को गिन सकते हैं, ऐसे करके जो 26 एलिमेंट मिल जाएंगे तो वह निश्चित हुआ कि 26 है, तो उसे हम कौन समुच्चय बोलेंगे, तो उसे हम लोग सीमित समुच्चय, लिमिट सेट या निश्चित समुच्चय बोलेंगे। और जैसे में यह है प्राकृत संख्या का समुच्चय, आप गिनती करेंगे कितने इसमें एलिमेंट है तो क्या गिन पाएंगे, आप कतई नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि अनंत तक है और जहां गिन नहीं सकते, जिसका कोई लिमिट नहीं है कितने उसमें है, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। यह कुछ समुच्चय के बारे में हो गया, समुच्चय क्या होता है और समुच्चय लिखते कैसे हैं। दो विधि में से एक विधि हो गई सारणी विधि। आइए अब हम देखते हैं अगला विधि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। आइए हम देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, इसमें हम कैसे लिखते हैं समुच्चय को, तो समुच्चय निर्माण विधि। जिसे हमने यह समुच्चय को लिखा हूं, ये समुच्चय क्या है, समूह किसका है जो परिभाषित है, तो अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय है। किस विधि में लिखा गया है, तो अभी हमने देखा है कि यह सारणी विधि में लिखा गया है। अब जब इसी को हमें लिखना हो समुच्चय निर्माण विधि में तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, महिला कोष्ठ का ही प्रयोग करेंगे और जो ये एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को हम एक्स अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट, या एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब क्या, जो इस समुच्चय जो हमको लिखना है उस समुच्चय में जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो वर्ग है, जो जाति है, वो क्या है, वही होता है। यहां पे ये सभी एलिमेंटों को इंडिकेट करता है, मतलब ये सभी एलिमेंटों को सूचित करता है। जो लिखा हूं एक्स क्या है, समुच्चय ए के एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब जो उसका अवयव है वह किस जाति का है उसे बोध करता है। अभी हम देखते हैं, तो जो एलिमेंट है वो क्या है, तो जो एलिमेंट है वो अंग्रेजी के अक्षर के वर्णमाला है, अंग्रेजी के अक्षर के वर्णमाला है। जो एलिमेंट है वो क्या है, एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट, वो क्या है, तो यह सभी एलिमेंट को इंडिकेट करता है, लेकिन वास्तव में एक एलिमेंट से परिभाषित हो जाता है, मतलब यह एक एलिमेंट का गुण बता देता है, जिससे सभी एलिमेंटों का गुण पता चल जाता है कि वो क्या है समुच्चय में। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स, एक्स मतलब जो हमें लिखना है वह एलिमेंट, जहां, इसको हम हिंदी में जहां बोलते हैं, जैसा कि बोलते हैं, जैसा कि, जहां, या सच दैट अंग्रेजी में बोलते हैं, सच दैट अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां पे लिखना हमें क्या है कि जो एलिमेंट के बारे में लिखा हूं एक्स, ये एक्स क्या है उसी को आगे लिखना है, और एक्स क्या है तो उसके एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट एक्स है, और एक्स का गुण कैसा लिखना है यहां पे हो जाएगा एक्स जहां एक्स। अभी एक्स क्या है इसको आप लिखना है, तो एक्स क्या है, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के अक्षर, अंग्रेजी के वर्णमाला कर सकते हैं आप, अंग्रेजी के वर्णमाला। तो ये आपका यही बात लिखा गया है। अंतर क्या है, लिखने के ढंग में अंतर है। इसे हम समुच्चय तो बोलेंगे, लेकिन विधि का नाम होगा सारणी विधि। इसे भी समुच्चय बोलेंगे हम, लेकिन विधि का नाम होगा समुच्चय निर्माण विधि। और समुच्चय है क्या, तो अंग्रेजी के अक्षर के वर्णमाला।
अंग्रेजी के अक्षर के वर्णमाला या अंग्रेजी के वर्णमाला। तो आपका ऐसे 2 विधियां हैं लिखने का समुच्चय को, और ये आप सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। यह समुच्चय सारणी विधि में है, और समुच्चय कैसा है तो अंग्रेजी के वर्णमाला का है, प्रथम 5 अक्षर का समूह है। अंग्रेजी के वर्णमाला का प्रथम 5 अक्षर का समूह है। इस समुच्चय को इंडिकेट कर रहा है। इस समुच्चय का प्रतीक ए है, मतलब ए समुच्चय हुआ। अब समुच्चय के बारे में हम लोग डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं। हम उसी पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए आगे जब इसे हम पढ़ेंगे फलन को तो उसमें उपयोग हो सके, तो इसलिए बस हम उसको रिपीट कर रहे हैं। हम ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले, तो ध्यान दीजिएगा। डीपली हम इसमें जाएंगे जो हमें पढ़ना है। तो हम कैसे जो करेंगे दोस्त, अब n इसमें लिखा जाता है। n क्या है? n का मतलब है जो एलिमेंटों की संख्या है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। सॉरी, उसे हम संकेत में n से इंडिकेट करते हैं, नंबर। और कितना नंबर है? ये 2 2 4 1 5 कितना नंबर है? तो ये समुच्चय में एलिमेंटों की संख्या है। मैं ऐसा क्यों लिखा अभी मैं देखने वाला हूं, क्यों ऐसा लिखा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको टर्म मिलेगा, एक शब्द मिलेगा, वो होगा उप समुच्चय। उप समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सबसेट बोलते हैं। ये क्या होता है? यह क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं समुच्चय कोई लूं, जैसे मान समुच्चय में बी लिख रहा हूं, एक अलग समुच्चय, लेकिन जो समुच्चय ए हमको पता है उसी के एलिमेंट को प्रयोग करूं। जैसे मान लीजिए मैं समुच्चय लिया ए सी, जो समुच्चय बी हमारा है वह ए सी है। ए सी किसके एलिमेंट है? तो समुच्चय ए के ही एलिमेंट है, मतलब समुच्चय ए से ही बना हुआ समुच्चय बी है। और किसी समुच्चय से अधिक बना हुआ कोई समुच्चय होता है तो उस समुच्चय को हम उस पहले वाले समुच्चय का उप समुच्चय बोलते हैं। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखना होगा, लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कि बी जो है, समुच्चय बी, समुच्चय बी या सेट बी क्या है? समुच्चय ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब सबसेट, उप समुच्चय है। ये तो हो गया कहने के लिए। लिखते कैसे उसको है? लिखने का ढंग क्या है? तो ध्यान दीजिए, लिखने का ढंग उसका सिंपल सा है कि जो सबसेट होता है, तो बी वाला जो है सबसेट है, बी वाला जो उप समुच्चय उसका हिस्सा है, तो वह पहले होगा। और यहां पे हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, ये सबसेट का प्रतीक है, सबसेट का प्रतीक है। तो बी सबसेट ए, ऐसा हम लिखते हैं। बी सबसेट ए मतलब ए का बी उप समुच्चय है। यदि मान लीजिए कोई सी समुच्चय लिखूं, उसमें लिखूं एफ जी एच, तो आप बताएं कि क्या जो सी वाला है एफ जी एच इस समुच्चय ए के एलिमेंट से बना हुआ है? क्या उसी के अवयव से बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं, इसके अवयव इसमें नहीं है। तो क्या सी ए का उप समुच्चय है? नहीं है। तो लिखते कैसे हैं? तो सी जो है उप समुच्चय नहीं है। यह जो चिन्ह बनाया हूं उप समुच्चय नहीं का चिन्ह है, और यहां पे क्या रहेगा? ए। मतलब जो सी है उप समुच्चय नहीं है ए का, सी सबसेट नॉट ऑफ ए। तो यह ध्यान दीजिए, ऐसे हम लिखते हैं सबसेटों को। अब हम लोग एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है उसे हम आइए हम देखते हैं। जैसे मैं एक बी समुच्चय लिखा यहां से, और लिखा हमने 1 2 3, इसका नाम हमने बी रखा। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट है किसका? ए का। या
एक तरीका लिखने का और है, संकेत ना लिख करके आप सीधे लिख सकते हैं। संकेत को ना लिख करके आप सीधे समुच्चय को भी लिख सकते हैं। जैसे में बी मत लिखिए, 1 2 3 सब सेट किसका, समुच्चय 1 2 3 4 5, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू। ये तो हो गई उप समुच्चय। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहां पे केवल 3 एलिमेंट होता तो हम कैसे उप समुच्चय बना सकते हैं, क्या क्या बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो एक समुच्चय होगा, और समुच्चय को हमेशा ही हम मैले कोष्ठ में लिखते हैं, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो। समुच्चय एक हो सकता है, ये समुच्चय केवल 2 हो सकता है, समुच्चय केवल 3 से भी बन सकता है, समुच्चय 1 2 साथ में हो सकते हैं, समुच्चय 2 3 साथ में हो सकते हैं, समुच्चय 3 1, ये 3 1 साथ में हो सकते हैं। हो गया, तीनों समुच्चय साथ में हो सकते हैं, 1 2 3, ये हो गया। और ध्यान दीजिए, समुच्चय में एक होता है रिक्त समुच्चय, एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यदि मैं बोल दूं ऐसे, इसका उदाहरण समुच्चय क्या होगा, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कोई हुई ही नहीं करेगी, क्योंकि जो प्राकृतिक होती है वो हमेशा धनात्मक ही होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसे में अगर उदाहरण और कहें हम, तो मैं बोलूं मानवों या जीवों की समुच्चय, मानवों या जीवों का समुच्चय जो अमर है, तो ऐसा कोई भी जीव अमानव नहीं है जो अमर है, तो ऐसा हमें एलिमेंट नहीं मिल सकता। तो उस अवस्था में क्या समुच्चय कहलाता है, केवल केवल 5। ध्यान दीजिएगा, ये कोष्ठ में 5 नहीं होगा, ये अलग बात है, और केवल 5 अलग बात है। ये जो है इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट है, समुच्चय ऐसा जिसमें एक एलिमेंट है, और केवल 5 लिखते हैं हम, मतलब जो समुच्चय हमारे है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लिखते हैं हम ऐसे। महिला कुछ बना देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, एक तरीका लिखने का ये भी है, या लिख दीजिए केवल 5, ये भी है। इसका मतलब समुच्चय ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हमें जब निकालना हो जाए कितने कुल समुच्चय बन सकते हैं, उप समुच्चय बन सकते हैं किसी समुच्चय से, तो ध्यान दीजिएगा, जो 5 होती है वह भी उप समुच्चय होती है। मतलब किसी भी समुच्चय में रिक्त समुच्चय हमेशा ही होता है, मतलब किसी भी समुच्चय से रिक्त समुच्चय हमेशा ही होता है। मतलब कहने का रिक्त समुच्चय जो होता है वह भी एक उप समुच्चय होता है किसी समुच्चय का। तो आप देख सकते हैं कितने कुल समुच्चय हुए, कितने उप समुच्चय प्रथम समुच्चय ए का बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कुल बने, 8 बने। ये तो हमने क्या किया, किसी समुच्चय के एलिमेंट से हमने सभी उप समुच्चय जो बन सकते थे सभी को हमने बनाया, और जब गिनती किया तो 8 आया। दोस्तों, यदि आपको एलिमेंट 5 दे दे, एलिमेंट 6 दे दे, मतलब ज्यादा दे दे, तो आप क्या करेंगे, 4 5 ऐसे एलिमेंट दे दे, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बना करके चेक करेंगे कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, नहीं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
तो कुल उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है कुल किसी समुच्चय से बनने वाले, वो जो होती है आप 2 लिखिएगा। और कितना n का मान है, n का मतलब कि एलिमेंटों की संख्या 5 है, उतना घात कर दीजिएगा, उतना ही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 32 आएगा। मतलब कहने का कितना का उप समुच्चय बनेंगे, अगर 5 एलिमेंट है तो इतना। अगर यही एलिमेंट कितना होता, n का मान 3 होता, जो कि पीछे हम देखें अभी, तो कितना होता उप समुच्चय संख्या, तो उप समुच्चय जो होते वो कितना होते, वो होते 2 पावर 3 मतलब 8, और हमने देखा था 8 ही आया था। तो अभी हम लोग समुच्चय के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिवीजन बिना आप इसे समझ नहीं पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया। आइए आगे देखते हैं। कोई समुच्चय ए है। अब हम इस प्रतीक जिसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, अंग्रेजी में बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसका मतलब है क्या, आइए देखते हैं। तो कोई समुच्चय है, उसमें 3, 4, 5, 6 और 7 यह उस समुच्चय के एलिमेंट हैं, अवयव हैं। तो जब भी हमें इनके अवयवों को प्रदर्शित करना होता है, किसी समुच्चय के साथ संबंध बताना होता है, तो हम बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे में अगर मैं कहूं कि 3 क्या है, तो 3 जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो हम कहेंगे 3 समुच्चय ए का अवयव है। लेकिन जब हम गणितीय रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, 3 बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा कहेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए कहेंगे। ऐसे ही हम कहेंगे चारों का आना होगा तो 4 बिलोंग्स टू ए कहेंगे। एक जगह पर पूरा समुच्चय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 की यदि हम बात करें तो ये भी क्या है, बिलोंग्स टू ए है। मतलब लिखने का ढंग है कि 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है। और ये जितने भी होते हैं ये कोष्ठ के अंदर नहीं होते, मझले कोष्ठ के अंदर नहीं होते, क्योंकि ये तो एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट को बताने के लिए हमें कोष्ठ का प्रयोग नहीं करना है, केवल समुच्चय को बताने के लिए, उप समुच्चय को बताने के लिए हमें कोष्ठ का प्रयोग करना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि क्या 8 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है, तो नहीं है। तो नहीं है को लिखते हैं 8 बिलोंग्स टू नॉट ए, मतलब समुच्चय ए का 8 एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि समुच्चय का अवयव है या नहीं है, लिखते कैसे हैं, तो बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने उप समुच्चय और बिलोंग्स टू का प्रयोग देख लिया, जो कि रिवीजन के अंतर्गत था। आइए अब हम चलते हैं रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम रिलेशन को पढ़ते हैं। आइए हम लोग संबंध को शुरू करते हैं। मतलब हमें जो पढ़ना है क्लास 12 का पार्ट 1 का जो प्रथम चैप्टर है, उसको शुरुआत हम करते हैं रिलेशन से, संबंध से। अब हम जो पढ़ना था वो पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। चूंकि ये समुच्चय से ही प्रॉब्लम्स हैं, समुच्चय से ही प्रश्न बनते हैं, और समुच्चय से ही ये रिलेशन वाला तथ्य समझ करके आएगा, इसलिए हमने समुच्चय को पहले पढ़ा। तो आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। तो देखिए ये अपने नाम से ही बहुत सारा मतलब बता दे रहा है। संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है, संबंध का मतलब होता है रिश्ता। संबंध दो एलिमेंटों में, दो लोगों में, दो वस्तुओं में, तो संबंध के बारे में ही उसमें रहेगा। बशर्ते हम समुच्चय पढ़ रहे हैं तो समुच्चय के जो एलिमेंट हैं उनके संबंध के बारे में ये बात यहाँ पे होगी। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए कोई समुच्चय ए है,
समुच्चय ए क्या है? तो दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये आप नाम सुने होंगे। तो इन लोगों का समुच्चय है, कोई समूह है। एक समुच्चय बी है जिसमें कौन कौन है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। आपको नहीं पता तो बताते हैं। ये कौशल्या जो है दशरथ की पत्नी है, दशरथ की पत्नी कैकेयी भी है, दशरथ की पत्नी सुमित्रा भी है। ये तीनों पत्नी है। राम की पत्नी सीता है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, भरत की पत्नी मांडवी है और शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति है। तो दोस्त ये वास्तव में है क्या? तो समुच्चय ए जो है, जो उसके एलिमेंट है, तो समुच्चय बी है जो इसके एलिमेंट है। दोनों एलिमेंटों में कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। आज जब संबंध है तो संबंध को हम आर से इंडिकेट करते हैं। आप देख रहे हैं आर से ही, क्यों? क्योंकि आर से बनता है रिलेशन। उसका प्रथम अक्षर आर है तो हम संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के एलिमेंटों का समुच्चय बी के एलिमेंटों के साथ कोई संबंध है। वो संबंध कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि है तो दशरथ आर कौशल्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही हमें समझना है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब इतना ही है कि जो दशरथ है, दशरथ क्या है? तो दशरथ कौशल्या के पति हैं। आर क्या करता है? कोई संबंध को बताता है, कोई संबंध को बताता है। तो दशरथ कौशल्या के क्या है? वो कौन संबंध यहाँ पे है? पति का। तो जो इधर वाला होगा वही संबंध इससे बताएगा कि यह संबंध इस व्यक्ति का, इस वस्तु का, इस एलिमेंट का संबंध इससे क्या है। तो संबंध इससे क्या है? पति का। तो दशरथ पति है कौशल्या का, तो पति ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? आर। आर मतलब संबंध। पति हो, पुत्र हो, जो भी रिश्ता है वो संबंध है ना, तो संबंध है इसलिए हम लिखते हैं आर को। लिखते कैसे हैं? दशरथ, दशरथ, दशरथ आर कौशल्या। वैसे ही यहां पर भी संबंध है पति का। राम क्या है? पति है किसके? सीता के। मतलब राम रिलेटेड सीता, मतलब राम का सीता का राम पति है, मतलब संबंधी है। संबंधी मतलब कोई रिश्ता है। रिश्ता किसका है? पति का। और संबंध क्या है? पति का। शत्रुघ्न पति है किसका? सुतकीर्ति का। ऐसे ही लक्ष्मण आर मांडवी उर्मिला हो जाएगा, भरत आर मांडवी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध को बताने के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। और ये होता क्या है? किसी समुच्चय के एलिमेंटों का सेकेंड समुच्चय के एलिमेंटों के साथ एक संबंध होता है, और संबंध को बताने के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। लिखते हम ऐसे हैं दोस्तों। आर क्या है? संबंध बता रहा है। आर क्या है? तो दो एलिमेंटों के बीच संबंध को शो कर रहा है। तो आर भी क्या हो गया? एक समुच्चय ही हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आर बराबर समुच्चय के रूप में आर को लिखते हैं, क्योंकि ये संबंधों का समूह बन गया, संबंधों का एक समूह बन गया। और लिखते कैसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं महिले कोष्ठ में समुच्चय बन गया है। समुच्चय को लिखते हैं हम महिले कोष्ठ के अंदर। कैसे लिखते हैं? ऐसे हैं, ध्यान दीजिए। दशरथ, दशरथ कामा जिनके भी संबंध है उसी को लिखेंगे, दशरथ कामा कौशल्या। ये हो गया। ये मझले कोष्ठ में बंद हो जाएगा। यह जो संबंध वाला समुच्चय होता है, ध्यान दीजिएगा, उस समुच्चय में हमेशा दो एलिमेंट साथ साथ होते हैं, इसलिए कोष्ठ के अंदर बंद रहते हैं। दशरथ कामा कौशल्या। वैसे ही क्या हो जाएगा? आगे एलिमेंट, ये पूरा पूरा एलिमेंट कहलाएगा। संबंध का एलिमेंट, संबंध का अवयव क्या होता है? जो छोटे कोष्ठ में दोनों होते हैं वह दोनों मिलकर एक अवयव कहलाता है संबंध वाले समुच्चय का। ठीक है। तो अगला क्या होगा? अगला हो जाएगा राम कामा सीता। ऐसे
आगे भी और हम संबंध मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि समुच्चय ए में दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और समुच्चय बी में क्या था, तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति था। उनसे जब संबंध बना पति का, तो कैसे बना, तो दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न सुतकीर्ति। बीच में आप आर लिख सकते हैं, जो कि हमने देखा। अगर समुच्चय नहीं लिखे हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं तो, लेकिन जब उसी आर को हम समुच्चय रूप में इंडिकेट कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो दोनों समुच्चय के एलिमेंट होते हैं, उन्हें उनके बीच संबंध दिया है, तो उनको हम कामा दे करके छोटे कोष्ठ में लिखते जाते हैं, जितने संबंध होता है उन सबको। जैसे में दशरथ कौशल्या, इनके बीच संबंध है। संबंध क्या है, पति का है, पति पत्नी का। इसका संबंध क्या है, वही है। इसका संबंध क्या है, वही है। सबका संबंध क्या है, पति का संबंध है। मतलब जो पहले वाले पति हैं, सेकंड वाले जो हैं वो पत्नी है। संबंध इनके बीच है। और संबंध है, सभी संबंधित लोग इकट्ठा हुए हैं आपस में, सभी संबंधित लोग एक कोष्ठ के अंदर बंद हैं, जिनके जिनके बीच संबंध है। और ये संबंधी क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच है। क्योंकि सभी संबंधित लोगों का ये समूह है, इसलिए इसका लिखा हूं आर। तो जब दो समुच्चयों के बीच एक कोई संबंध होता है, वो कोई भी संबंध हो सकता है। तो जब कोई संबंध हो सकता है और उन सभी संबंधों को किसी एक समूह के रूप में लिखते हैं, जैसे लिखा यहाँ पे है, तो उसको हम आर से निकट करते हैं और वह संबंध को शो करता है। और संबंध को शो करने वाला लिखते हैं हम ऐसे हैं। मतलब कहने का ये हमारा है कि आर को हम लिखते ऐसे हैं। अगर समुच्चय ए के एलिमेंट को हम ए बोलते हैं, मान लीजिए कोई समुच्चय है, इसके एलिमेंट को हम ए बोलते हैं और समुच्चय बी के एलिमेंट को हम बी बोलते हैं। मतलब जो समुच्चय ए के एलिमेंट होंगे, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दशरथ है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सबको यदि हम ए बोल रहे हैं, और समुच्चय बी यानी चाहे सुमित्रा हो, कैकेयी हो, सीता हो, कोई भी हो, उसको हम बी बोल रहे हैं। तो लिखते कैसे हैं, लिखते हैं मझले कोष्ठ के, छोटे कोष्ठ के अंदर ए कामा बी। लिखने का ढंग है, ए दशरथ है तो बी कौशल्या है, ए दशरथ है तो बी क्या है, कैकेयी है, ए दशरथ है तो बी क्या है, सुमित्रा। मतलब समुच्चय ए का एलिमेंट और कामा साथ में क्या, समुच्चय बी का एलिमेंट, और उन दोनों के बीच संबंध है, तो लिखते हैं हम ऐसे हैं। अगर इसी को लिखना हो स्टैंडर्ड ढंग से, तो लिखते हैं हम ऐसे हैं, ए कामा बी के रूप में। ए क्या है, समुच्चय ए का एलिमेंट, और बी क्या है, समुच्चय बी का एलिमेंट। यह कोई गणना करने वाली चैप्टर नहीं है, ये समझने वाली चैप्टर है। आप समझने का प्रयास करें। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में ना आता हो तो वीडियो पुश करके देखिए, समझिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर ही थोड़ा सा दिमागी और सोचने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, जो समुच्चय होता है, ये संबंध जो हो गया, ये भी हो गया, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ लिखने का ढंग होते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। संबंध वाले में हमको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। कुछ नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं ना वही है ये, पर लिखने का ढंग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है। तो आइए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ए गुणे बी का उप समुच्चय आर है। मतलब क्या है, अभी हम पढ़े कि ये उप समुच्चय, और आर भी क्या है, एक समुच्चय ही है, संबंधित समुच्चय, लेकिन समुच्चय ही है। ए गुणे बी, तो ए गुणे के बी का मतलब ऐसा नहीं है कि ए का एलिमेंट गुणे बी का एलिमेंट, ऐसा नहीं है गुणा कर दीजिए, नहीं। यहां गुणा का चिन्ह जो है वह गुणा नहीं करना है, ध्यान दीजिए।
यहाँ गुणा का मतलब है ए और बी के बीच संबंध, समुच्चय ए और बी के बीच संबंध। तो ये ए गुणे बी का मतलब ये है कि समुच्चय ए के एलिमेंट और समुच्चय बी के एलिमेंट के बीच संबंध, जितने संबंध बन सकते हैं सभी संबंध को यह शो करता है। ए गुणे बी जहां भी लिखा हुआ होगा समुच्चय के चैप्टर में, तो आप क्या समझेंगे कि समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं और समुच्चय बी के जितने एलिमेंट हैं उनके बीच जितने जितनी संभावना है संबंध बनने का, उन सभी संबंधों के समुच्चय को हम ए गुणे बी कहते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो वही है दोस्त ए क्रॉस बी। और आपने देखा कि आर क्या है, आर जो है संबंध है। तो मैंने कहा कि ए गुणे बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, जितने संबंध ए समुच्चय ए के एलिमेंट और समुच्चय बी के एलिमेंट, दोनों एलिमेंटों के बीच जितने संबंध बन सकते हैं मैक्सिमम, उन सभी समुच्चयों को हम, सभी संबंधों के समुच्चय को ए क्रॉस बी बोलते हैं। और आर क्या है, उन्हीं में से एक संबंध था। कौन संबंध था? पति पत्नी का था, पति पत्नी का था। तो इनके बीच समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। मैं चूंकि पति पत्नी का लिया हूं इसलिए दशरथ और सीता के बीच ये पुत्र वधू और ससुर का संबंध बन सकता है। ऐसे कौशल्या और सीता के बीच सास और वधू का संबंध बन सकता है। तो बन सकते तो बहुत सारे संबंध है, लेकिन उसमें से एक संबंध पति वाला भी है, पत्नी वाला भी है। तो आर क्या है, आर एक संबंध है, लेकिन कौन संबंध है? पति का संबंध है। एक उस संबंधों में से निश्चित संबंध है, पति का संबंध। तो जबकि ए और बी दोनों समुच्चयों में संबंध बहुत बन सकते हैं, पुत्र वधू और ससुर का, पुत्र वधू और सास का, पुत्र और मां का, बहुत सारे यहां से बन सकते हैं। लेकिन सभी संबंधों में से कोई एक संबंध आर है, और ये क्या है? पत्नी का संबंध है, सॉरी पति पत्नी का संबंध है। तो उन सभी जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है, इसमें बहुत सारे समूह आ जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे समुच्चय बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे संबंध को इसके अंदर तैयार होंगे। और जब सारे संबंध समूह बनेंगे तो उनमें से एक पति पत्नी वाला या कोई निश्चित संबंध भी बनेगा, और निश्चित संबंध वाला जो समुच्चय होगा, इस पूरे समुच्चय का, पूरे समूह के समुच्चय का एक उप समुच्चय ही न होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम यहाँ पे उप समुच्चय का प्रयोग किया हूं। क्यों प्रयोग किया हूं? इसलिए प्रयोग किया हूं कि जो ये निश्चित किसी संबंध को शो कर रहा है, किसी एक संबंध को बता रहा है, तो वह ए क्रॉस बी का मतलब ये कुल संबंध, जितने संबंध बन सकते हैं, तो उस सभी संबंध में से आर क्या है? एक कोई संबंध है, तो उन्हीं संबंधों में से एक संबंध है, इसलिए क्या करें, इसको हम उप समुच्चय का प्रतीक दिया हुआ हूं। तो जहां ए क्रॉस बी होगा, उसका मतलब ये समुच्चय ए और समुच्चय बी में जितने मतलब संबंध बन सकते हैं, उस सभी समुच्चय, सभी संबंधों का समुच्चय आर क्या है? एक किसी समुच्चय का, संबंधों का समुच्चय। तो इसको हमने ऐसे लिखा। आर क्या है दोस्त? तो आर जो है वो क्या है? आर जो है ए और बी। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ए का एलिमेंट ए है, और बी का मतलब क्या है? बी का एलिमेंट बी है। ऐसा मतलब आर क्या है? एक संबंध है, एक समुच्चय है जो संबंध से बना हुआ। संबंध कैसा है? ए और बी के बीच संबंध है, ए और बी के बीच संबंध है, छोटे कोष्ठ में लिखा जाता है। और ए और बीच के बीच कोई ना कोई संबंध है, उसका परिभाषित दिया रहेगा, तो ये संबंध है। तो आर क्या है यहाँ पे? तो आर जो है ए और बी के बीच संबंध है। ए और बी क्या है? तो ए के एलिमेंट ए है, बी के एलिमेंट बी है। इसी को हम जो लिखा था पहले, दशरथ आर कौशल्या लिखा था हमने, वही बात यहाँ लिखा है। दशरथ मतलब समुच्चय ए का एलिमेंट, और बी मतलब समुच्चय बी का एलिमेंट, और बीच में आर, मतलब ए रिलेटेड बी, मतलब ए जो है बी से संबंधित है। तो दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और हमने जितना संभव हो सकता था इसे छोटा करके समझाने का, एक्सप्लेनेशन करने का मैंने उतना किया।
तो आइए देखते हैं विशेष पॉइंटों को। दोस्त आर का मतलब क्या है अभी हमने देखा है, फिर इसको और हम लोग थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। आर जो है दो समुच्चयों के एलिमेंटों के बीच संबंध होता है और संबंधों का समुच्चय होता है। लिखते कैसे हैं, जो समुच्चय के एलिमेंट होते हैं वो ए बी के फॉर्म में होते हैं, कोष्ठ में बंद रहते हैं, कामा दिए रहते हैं और ये महीने कोष्ठ के अंदर होते हैं। ये हमने देखा। अब हमने देखेंगे कि आर जो है ए क्रॉस बी, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच जितने संबंध हो सकते हैं उन सभी संबंधों में से एक कोई संबंध आर है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि आर क्या है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, जो हमने अभी देखा। क्योंकि ये कुल ही संभव संबंधों का समुच्चय होता है, उसमें से एक समुच्चय जो होती है आर होती है, संबंधों का ही एक समुच्चय आर होती है। तो सभी में से कोई एक समुच्चय हो तो उसे अभी हम देखे हैं कि उसको हम उप समुच्चय बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। लिखते हैं हम ऐसे इसको, है ए क्रॉस बी सबसेट आर सबसेट ए क्रॉस बी। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो आर जो है समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, मतलब जो आर है वो संबंध का नाम है। आर जो है समुच्चय है, समुच्चय कैसा है, समुच्चय ए और बी के जो एलिमेंट है उनके बीच एक संबंध को शो करता है। ठीक है, तो आप देखने का समझने का प्रयास करें। ए कामा बी, ए कामा बी का मतलब यही है कि जो संबंध मिला हमको है उस संबंध को लिखते कैसे हैं, संबंध लिखते हैं छोटे कोष्ठ के अंदर, मझले कोष्ठ में। छोटे कोष्ठ के अंदर जैसे ए कामा बी, मतलब समुच्चय ए का एलिमेंट कामा समुच्चय बी का एलिमेंट, दोनों का बीच संबंध एलिमेंट लिखे हैं और ये आर लिखते हैं मझले कोष्ठ के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा पीछे, तो वही कह रहा है, उसी बात को दोहरा रहा है थोड़ा सा समझाने के लिए। और क्या कह रहा है कि ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा बी क्या है, वह एलिमेंट है। बिलोंग्स का प्रयोग किया है, सबसेट का प्रयोग नहीं किया है। मतलब यह दोनों मिलाकर के छोटे कोष्ठ के अंदर एक, जैसे मान लीजिए आपका आर होता है तो आर क्या होता है, ऐसा हो सकता है ए कामा बी, फिर एक होगा ए वन बी वन, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये पूरा पूरा जो है वो एलिमेंट है कोष्ठ के अंदर। तो वही कह रहा है कि ए कामा बी क्या एलिमेंट होता है संबंध समुच्चय का। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, तो ए रिलेटेड बी पढ़ते हैं, जो हमने पीछे अभी भी देखा। ए का बी से संबंध लिखा जाता है ऐसे, तथा ए कामा बी से संबंध है पढ़ते हैं आर के द्वारा संबंध, मतलब आर के द्वारा क्या है, ए और बी के बीच संबंध। आर का कुछ भी मतलब होता है, पति पत्नी, मतलब कोई भी संबंध हो सकता है, वहां पे ध्यान दीजिए। और पति पत्नी के अलावा अंकों के बीच किसी का कोई स्क्वायर, किसी का कोई माइनस, किसी का कोई भाजक ऐसे हो सकता है। तो आगे हम उसको देखेंगे। अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, ए इज रिलेटेड, मतलब ए संबंधित है, ए का संबंध है टू बी, बी के साथ, बाय द रिलेशन आर, किसी रिलेशन किसी संबंध आर की वजह से, किसी संबंध का नाम यह दिया रहेगा, संबंध कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो रिलेशन, उस रिलेशन का ही नाम आर है जो समुच्चय के रूप में दिखाया गया है। उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे सभी बंद हो जाएंगे कोष्ठ के अंदर और सभी समुच्चय कहलाएंगे और उस समय भी हम आर कहेंगे उसको। दोस्त तो ये थोड़ा सा दिमाग पर समझने वाली चीज है, गणना इसमें कम है, समझना ज्यादा है। तो आप इस बात को प्रयास करिएगा। तो फिर अगला आइए देखते हैं अगला पॉइंट, ए कामा बी, ये कोई संबंध का एलिमेंट है, कोई आर का एलिमेंट है, क्योंकि पोस्ट के अंदर कामा दिया हुआ है, आपको आइडिया है। एलिमेंट नॉट आर, इसका मतलब कि जो ये कोई संबंध है यह किसी संबंध का एलिमेंट नहीं है, मतलब ये कोई संबंध को शो नहीं कर रहा है, किसी निश्चित संबंध के एलिमेंट नहीं है। तो लिखते कैसे इसको, लिखते हैं हम ऐसे भी लिखते हैं, यदि कोई एक संबंध हो, दो एलिमेंटों के बीच संबंध हो और वो संबंध किसी विशेष संबंध के एलिमेंट ना हो, वह संबंध किसी संबंध के अवयव ना हो, तो लिखते हम ऐसे हैं इसको, ए कामा बी नॉट एलिमेंट आर, या लिखते हैं उसका मतलब होता है जो एलिमेंट ए है नॉट रिलेटेड, कट गया मतलब क्या, नॉट रिलेटेड है, इसका मतलब बी, मतलब ए का संबंध बी से नहीं है, लिखते हैं हम ऐसे हैं। तथा इसको कहते कैसे हैं, ए जो है बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित नहीं है। ए और बी के संबंध तो है लेकिन जो निश्चित संबंध आर है वह संबंध यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पति का संबंध था। तो ये बात समझने का प्रयास करें। लिखते कैसे हैं, ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है, लिखने का तरीका है सब,
अंग्रेजी में लिखते कैसे हम उसको, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, मतलब ए का संबंध नहीं है बी के साथ किसी भी संबंध आर के द्वारा। एक निश्चित संबंध का नाम आर है, उस संबंध के लिए इसमें कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों अगले समय अगला वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे, और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर के प्रत्येक सवाल को हम लगाते जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे मेरे वीडियो को अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में